गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ये जो प्रैक्टिकल है वो केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो आज का हमारा एम है टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है तो उसका आपको मेल्टिंग पॉइंट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा टेम्परेचर तापमान होता है एट विच, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर या जिस हीट पर एट विच सॉलिड कंपाउंड मेल्ट्स। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड कंपाउंड मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, और लिक्विड फॉर्म में उसका कन्वर्जन होता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इजी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो किसी भी सॉलिड कंपाउंड को अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो कुछ देर बाद वो पिघल जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे शुगर है, शुगर को आप मेल्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी जो सॉलिड कंपाउंड है वो पिघल सकता है। सिर्फ इतना है कि कोई कम टेम्परेचर में पिघलता है, मतलब जो कम टेम्परेचर में पिघलता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जो ज़्यादा टेम्परेचर में पिघलता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इतना ही उसमें डिफरेंस है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग। तो हम ये डिटरमाइन क्यों करते हैं, क्या ज़रूरी है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों लेना पड़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट दो चीज़ों के लिए लेना पड़ता है। सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हो, और आप अगर स्टोर डिपार्टमेंट में या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो और अगर आपकी कंपनी ने, मान लो एग्जांपल पैरासीटामोल का सैंपल, क्रूड ड्रग, आपकी कंपनी पैरासीटामोल की टैबलेट बनाती है और आपकी कंपनी ने क्या किया, टैबलेट बनाने के लिए क्रूड ड्रग या फिर एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मंगाया, किसी दूसरी कंपनी से एपीआई मंगाया, पैरासीटामोल ड्रग मंगाया और उससे वो क्या करने वाले, टैबलेट बनाने वाले। तो जिस कंपनी से आपने वो टैबलेट मंगाई वो तो बता रहे लेबल के ऊपर कि ये पैरासीटामोल है, वो तो बताते कि हमने पैरासीटामोल भेजा है, लेकिन क्या आप कंफर्म है, अगर आपने वो पाउडर डायरेक्टली यूज़ किया, अगर उसका इफेक्ट पेशेंट को नहीं आया तो आपकी कंपनी का रेपुटेशन कम हो जाएगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि कंपनी ने, जो भेजने वाला आपका सप्लायर है, उसने भले ही बताया हो कि वो पैरासीटामोल है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता हो कि वाकई वो पैरासीटामोल है या नहीं। तो सबसे पहले जो मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने का हमारा मकसद होता है वो है आइडेंटिटी। तो उसको आइडेंटिफाई करना। तो जो भी पैरासीटामोल आता है उसका आप मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हो। तो जो भी स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरासीटामोल का, वो मान लो 150 डिग्री, हम एग्जांपल लेते हैं कि 150 डिग्री सेल्सियस है, तो 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर वो पिघलता है तो आपका जो भी सैंपल आया है वो भी 150 डिग्री सेल्सियस को ही पिघलना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो अगर वो उतने ही डिग्री पर पिघलता है तो आप ये कह सकते हो कि आपको जो भी कंपाउंड भेजा है वो पैरासीटामोल ही है। तो ये सिर्फ एक मेथड है, इससे आप 100% नहीं कह सकते, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उसमें से एक टेस्ट है। उसके बाद प्योरिटी, आपको पैरासीटामोल तो भेजा है तो आपने कंफर्म किया, लेकिन क्या वो प्योर है, तो इसका भी पता आपको मेल्टिंग पॉइंट से ही चलता है। अगर आपका कंपाउंड प्योर है तो वो शार्प मेल्ट होगा। शार्प मतलब क्या, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है, 150 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 150 डिग्री सेल्सियस को ही पूरा पिघल जाएगा। ऐसा नहीं कि 48 को पिघलना शुरू होगा, उसके बाद 52 को पूरा पिघलना बंद हो जाएगा, या फिर उसका पूरा लिक्विड में कन्वर्जन होने के लिए इतनी देर लगेगी, ऐसा नहीं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर एक पॉइंट दिया है तो उसी पॉइंट के ऊपर वो पिघल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी एंड प्योरिटी डिटरमाइन करने के लिए हम मेल्टिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि
कैसे हम इसको डिटरमाइन करने वाले हैं और इसके लिए हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक apparatus दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो नाम है इसको कहते हैं थायल्स ट्यूब। तो थायल्स ट्यूब हमने क्या किया है, एक स्टैंड के ऊपर इसको फिट किया है। तो स्टैंड के ऊपर फिट करने के बाद थायल्स ट्यूब में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है और उसका जो नाम है, जो हमने लिक्विड यूज़ किया है यहाँ पर, उसको कहते हैं पैराफिन लिक्विड, या फिर इसको लिक्विड पैराफिन भी कहा जाता है। तो लिक्विड पैराफिन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए। तो लिक्विड पैराफिन ही क्यों यूज़ करते हैं ये हम बाद में देखने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक थायल्स ट्यूब फिल्ड विथ लिक्विड पैराफिन, स्टैंड चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक थर्मामीटर। तो थर्मामीटर लैब में जो यूज़ होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर और लैब का थर्मामीटर डिफरेंस होता है, तो हमें लैब का थर्मामीटर चाहिए। उसके बाद हमें वो सैंपल चाहिए, पाउडर सैंपल, जिसका हमें मेल्टिंग पॉइंट लेना है। तो जिस सैंपल पाउडर का अभी आज हमने जो लिया है वो है साइट्रिक एसिड। तो ये साइट्रिक एसिड पाउडर है, क्लेम किया है ऐसा कि ये साइट्रिक एसिड है। तो आज हम देखेंगे कि ये साइट्रिक एसिड है, अगर है तो प्योर है या नहीं। तो ये सब हम आज देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैपिलरी दिखाई देगी, एक ट्यूब जैसा कुछ दिखाई देगा, दिस इज ट्यूब। तो एक ग्लास की ट्यूब बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, जिसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब आपने ह्यूमन एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में भी इसको यूज़ किया हुआ, तो इसकी भी हमें ज़रूरत होती है। अदर रिक्वायरमेंट हमें चाहिए थ्रेड, एक थ्रेड की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें बर्नर गैस की ज़रूरत है। तो इस तरह से कुछ मेन apparatus है जिसकी मदद से हम आज मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने वाले हैं। तो आज हम जो प्रैक्टिकल यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो पाउडर है, इस पाउडर को अभी इस कैपिलरी में फिल करना पड़ता है। लेकिन फिल करने से पहले इस कैपिलरी को एक साइड से सील करना पड़ता है। तो सील करने के लिए हमें यहाँ पर बर्नर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर बर्नर को बॉक्स है यहाँ पर, तो हम ये बर्नर यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस कैपिलरी को एक साइड से सील करना होगा। तो इस फ्लेम के ऊपर हम उसको सील करेंगे। तो ये इस तरह से अगर बेंड भी हो जाती है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन हमें इसको कम्प्लीटली सील करना है। अभी सील करने के बाद इसमें हमें पाउडर फिल करनी है। तो पाउडर में आप इसको सिंपली इस तरह से टैप करके फिल कर सकते हैं। टैप करने के बाद इसमें इस तरह से जो हमारा पाउडर है वो फिल हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से टैप कर सकते हैं। कैपिलरी में ये जो पाउडर है उसको ज़्यादा अगर ट्रैवल करना पड़ता है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो ऊपर से। तो ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है पाउडर का नीचे जाने का वो कम हो जाएगा और हमें कम पाउडर फिल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसमें
इन्वर्ट करके उल्टी इसमें ऐसे टैप करके इसमें फिल कर सकते हो। आप एक बात का इसमें ध्यान रखो कि ये जो पाउडर यहाँ पर प्रेजेंट है ये फाइन पाउडर होनी चाहिए, उसमें बड़े बड़े क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। तो आप वाटर क्रिस्टल में उसको बारीक करके ले सकते हो। अभी सेटअप रेडी है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा है कि पाउडर है, पाउडर फिल्ड इन कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब इज अटैच्ड विथ दिस थर्मामीटर। अभी इसको हम इंसर्ट करेंगे हमारी सेटअप में, इस तरह से ये इंसर्ट हो जाएगा और ऊपर इसको बांध देना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये सेटअप रेडी है। तो हमने क्या किया है अब तक कि इस स्टैंड में अभी थायल्स ट्यूब अटैच है और थायल्स ट्यूब में हमने ये थर्मामीटर डिप किया है और थर्मामीटर को हमारी कैपिलरी ट्यूब अटैच्ड है। यहाँ पर अंदर की तरफ आप देख सकते हो कैपिलरी ट्यूब उसको बंधी हुई है थर्मामीटर के साथ। ओके, तो आपको अभी इस थायल्स ट्यूब को हीट करना है। तो अभी इसको हमें इस साइड आर्म से हीट करना है। तो साइड आर्म से क्यों हीट करना है? क्योंकि जब भी हम इस साइड आर्म से हीट करेंगे तो जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा, टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और सडन इंक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर में। तो सडन इंक्रीज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस से भी हम चूक सकते हैं कि टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो अभी हमें क्या करना है इसको कि स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो अभी यहाँ पर शायद आपको टेम्परेचर नहीं दिखाई देगा, लेकिन टेम्परेचर अभी 40 के आसपास है जो भी पहला था, क्योंकि अभी तक वहाँ तक टेम्परेचर पहुँचा ही नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी पाउडर को भी देखना है और टेम्परेचर को भी देखना है। और जिस वक्त पर वो जो पाउडर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसी वक्त हमें क्या करना है, उस टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। तो वो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो इतना इजी प्रैक्टिकल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मीनवाइल जैसे ही इसका टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है, मेरी नज़र वो पाउडर के ऊपर ही है, लेकिन शायद आपको यहाँ पर उस पाउडर नहीं दिखाई देगी। तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि लिक्विड पैराफिन का यूज़ यहाँ पर क्यों होता है। तो लिक्विड पैराफिन का यूज़ होता है क्योंकि लिक्विड पैराफिन एक ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है मतलब क्या, जो देर से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर बॉईल होता है। तो मान लो अगर इसके बदले हमने वाटर लिया होता, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर किसी सॉलिड का टेम्परेचर, अगर हमने कोई सॉलिड इसमें टेस्ट करने के लिए लिया होता, तो सॉलिड का अगर मेल्टिंग पॉइंट है मान लो 150 डिग्री सेल्सियस, तो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम उस सॉलिड को दे ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है मीडियम, वो लिक्विड है 100 सेल्सियस को ही उबल जाता, वो इवापोरेट हो जाता। तो 100 के ऊपर टेम्परेचर देने के लिए हमें ऐसा लिक्विड चाहिए जिसका खुद का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो। तो इसका 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसलिए हम इजीली मैक्सिमम कंपाउंड्स इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में लिक्विड पैराफिन ही लिया जाता है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लिक्विड पैराफिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो अल्टरनेटिव इमरजेंसी में हम कौन सा इसमें लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। तो उसका आंसर है आप सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एक कोरोसिव है, हजारडस केमिकल है। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तभी उसको यूज़ करो, नॉर्मली उसको यूज़ मत करो। तो इस तरह से इसको स्लोली आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। तो अभी हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच चुका है और अभी भी जो हमारी
कंपाउंड है वो पाउडर फॉर्म में ही है, अभी भी वो मेल्ट नहीं हुआ है। ओके, तो इस तरह से वो हमें क्या करना है, तो इस तरह से अभी आपने देखा है कि वो जो रबर बैंड है उसने फायर को कैच कर लिया था। तो इस तरह से जो भी इंसिडेंट्स है वो लैब में हो सकते हैं, तो अभी हमें अवेयर रहना होगा। ओके, तो अवेयर रहकर हमें देखना होता। ओके, तो अराउंड 150 के आसपास से टेम्परेचर चला गया है। ओके, तो अभी ये मेल्ट हो चुका है। तो इस टेम्परेचर पर आप देख सकते हो, इस टेम्परेचर शायद आपको ना दिखाई दे इसमें, लेकिन अराउंड 150 के भी ऊपर टेम्परेचर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 152 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो कंपाउंड है वो मेल्ट हो चुका है। तो हमारा साइट्रिक एसिड कंपाउंड है। तो आप लिटरेचर में देख सकते हो, जो भी हमारा लिटरेचर है तो उसमें आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कितना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है साइट्रिक एसिड का अराउंड 153 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर ही हमारा मेल्ट हो चुका है साइट्रिक एसिड। तो ये ऐसा क्यों होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि हमारा जो सैंपल है वो एक लैब में प्रेजेंट सैंपल है। तो लैब में प्रेजेंट सैंपल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है। तो इसलिए इम्प्योरिटीज़ की वजह से इम्प्योरिटीज़ डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट। इम्प्योरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जनरली डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है वो डिटेरियोरेट होता है, वो डिस्ट्रॉय होते रहता है, इसलिए उसकी प्यूरिटी भी कम हो जाती है। लेकिन हमने आज के प्रैक्टिकल में आइडेंटिटी तो कर ली, तो जो अराउंड हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसके अराउंड ही उसका टेम्परेचर प्रेजेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो साइट्रिक एसिड है। ओके, तो आज हमने जो मेल्टिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल देखा है, तो मेल्टिंग पॉइंट में ये जो प्रैक्टिकल है ये आइडेंटिटी और प्यूरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो आपको लैब में इसके 3 रीडिंग लेने होते हैं। तो 3 रीडिंग लेकर फिर उसका मीन निकालना पड़ता है। मीन मतलब एवरेज निकालना पड़ता है, और जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज को भी राउंड फिगर करना है और फिर उसको आपको रिजल्ट में लिखना है। ओके, तो इस तरह से आपका ये जो प्रैक्टिकल है आज पूरा हो जाता है। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन का प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो कुछ भी डाउट है